हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7th NCERT पॉलिटी की MCQ सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 7वां है। यहां पर हम लोग विज्ञापनों को समझना अध्याय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। आज का पहला प्रश्न है, विज्ञापन का मुख्य कार्य क्या है? उत्पादों की कमियों को उजागर करना, उत्पादों का सकारात्मक वर्णन कर ग्राहकों को आकर्षित करना, वस्तुओं की आपूर्ति को नियंत्रित करना, केवल सरकारी सूचनाओं का प्रसार करना। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी उत्पाद की सकारात्मकता का वर्णन करके ग्राहकों को अट्रैक्ट करना, ताकि ग्राहक उसे खरीदने के लिए प्रेरित हो सकें। तो यहां पर सही आंसर होगा बी वाला। दूसरा प्रश्न है, ब्रांडिंग की प्रक्रिया का मूल उद्देश्य क्या है? किसी उत्पाद की कीमत तय करना, उत्पाद को पैकेट में बंद करना, किसी उत्पाद पर विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना, या उत्पाद का टीवी पर प्रचार करना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रांडिंग करने का उद्देश्य होता है कि बाजार में उपलब्ध जो अन्य उत्पाद हैं उनसे अपने उत्पाद को अलग दिखाने के लिए एक विशेष चिन्ह, नाम या मोहर उस पर लगा दी जाती है। इस प्रक्रिया को ब्रांडिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा सी वाला, यानी किसी उत्पाद पर विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना। तीसरा प्रश्न है, ब्रांडिंग की शुरुआत किस मानवीय आवश्यकता से हुई थी? व्यापार बढ़ाने के लिए, पशुओं की पहचान करने के लिए, दालों को सुरक्षित रखने के लिए, कर चोरी रोकने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ब्रांडिंग जिसका हिंदी में अर्थ होता है दागना, इसकी शुरुआत जो है पशुओं की पहचान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। यानी पुराने समय में अधिकतर लोगों के जो पशु थे एक ही चरवाहे में चढ़ते थे, तो ऐसे में वहाँ पर पशु एक दूसरे के साथ मिल जाते थे। तो वहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता था कि ये किसका पशु है। तो यहाँ पर जो पशुपालक हैं उन्होंने अपने अपने पशुओं को दागना स्टार्ट कर दिया। उन पर एक लोहे की छड़ से, एक विशेष लोहे की छड़ को गर्म करके एक विशेष चिन्ह दाग दिया, जिससे कि उनके पशुओं की पहचान हो सके। तो ब्रांडिंग की शुरुआत जो वहीं से हुई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन की केंद्रीय रणनीति को सर्वाधिक दर्शाता है? वैज्ञानिक तथ्यों का प्रयोग, सांख्यिकी प्रमाण, सरकारी प्रमाणन, भावनात्मक अपील। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्तमान समय में अधिकतर जो विज्ञापन है, यानी एडवर्टाइजमेंट अधिकतर जो आप देखते हैं, वहां पर एक भावनात्मक अपील की जाती है। जैसे आपने अध्याय में पढ़ा भी होगा, जो बेस्ट टेस्ट दाल है वो अतिथियों के सत्कार की बात कर रही है। टॉप टेस्ट दाल जो है बच्चों के पोषण की बात कर रही है। तो एक तरह से उसमें भावनात्मक अपील की गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला। पांचवा प्रश्न है, पैकेट बंद उत्पादों की ऊंची कीमत का मुख्य कारण क्या है? पैकेजिंग लागत, विज्ञापन व्यय, परिवहन लागत, पोषण मूल्य। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, पैकेट बंद उत्पादों की जो ऊंची कीमत है उसका जो मुख्य कारण है, उसका मुख्य कारण है एक तो पैकेजिंग की लागत है। पैकेजिंग, क्योंकि जब आप खुले हुए उत्पाद को पैकेट में बंद करते हैं तो पैकेट में बंद करने के बाद आपको अपना वहां पर एक ब्रांड नाम देना होता है। तो ब्रांड नाम आप तभी दे सकते हैं जब आपकी एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो, आपके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस हो। तो वहाँ पे पैकेजिंग की लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा जब आप अपना ब्रांड बना लेते हैं, अपने ब्रांड के नाम से उत्पाद लॉन्च करते हैं, तो ज़रूरी होता है कि उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस भी फैले, लोग उसके बारे में जान पाएँ। तो आप लोग एडवर्टाइजमेंट भी करवाते हैं, तो विज्ञापन पर व्यय होता है। इसके अलावा उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेजा जाता है। जैसे आपने कोई ब्रांड अपना स्थापित कर लिया, तो आप कोशिश करेंगे कि अपना जो आपका उत्पाद है वो केवल किसी एक स्टोर पर या किसी एक राज्य में ना बिके, बल्कि भारत के सभी राज्यों तक या देश के बाहर भी पहुंचे। तो ऐसे में परिवहन लागत भी ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें जब ऐड हो जाती हैं तो उत्पादों की ऊंची कीमत हो जाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी 1, 2 और 3। छठवां प्रश्न है, टॉप टेस्ट दाल जैसे नाम रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दाल को अधिक स्वादिष्ट बनाना, दाल को खुले बाजार की दाल से भिन्न दिखाना, दाल की पैदावार बढ़ाना, पैकेट का वजन कम करना।
जैसा कि आप लोग जानते हैं, ब्रांडिंग में कुछ उत्पादक जो हैं अपने जो भी उत्पाद होते हैं उनको पैकेट में बंद करके अपना वहाँ पे विशिष्ट नाम या विशिष्ट मोहर देते हैं, ताकि वो बाजार में मिलने वाले खुले उत्पादों से अपने उत्पाद को भिन्न दिखा सकें। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 7वां प्रश्न है, विज्ञापन की भूमिका कहाँ निर्णायक होती है? केवल उत्पाद का नाम रखने में, उत्पाद की गुणवत्ता घटाने में, उत्पादों का स्टॉक जमा करने में, उत्पाद की श्रेष्ठता के प्रति आश्वस्त करने में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर विज्ञापन में एक भावनात्मक अपील की जाती है और अधिकतर ब्रांड जो भी विज्ञापन करते हैं तो विज्ञापन में वो अपने ग्राहकों को आश्वस्त करते हैं कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट यूज करेंगे तो इसके ये सारे फायदे होंगे। तो कहीं ना कहीं विज्ञापन देने वाले जो लोग हैं, जो भी कंपनियां हैं, वो ये दावा करती हैं कि मार्केट में उपलब्ध उनका जो प्रोडक्ट है अन्य उत्पादों से बेहतर है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी उत्पाद की श्रेष्ठता के प्रति आश्वस्त करने में। 8वां प्रश्न है, विज्ञापन के संदर्भ में ब्रांड मूल्य का तात्पर्य है उत्पाद की वास्तविक निर्माण लागत, उत्पाद पर मिलने वाली छूट, उत्पाद से जुड़ी सामाजिक भावनात्मक छवि, सरकारी टैक्स की दर। ब्रांड मूल्य का मतलब है केवल उत्पाद की कीमत यहाँ पर या लागत इसमें नहीं आती है, बल्कि उस उत्पाद से जुड़ी हुई जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, भावनात्मक अपील है, लोगों का जो विश्वास है या उस उत्पाद की जो इमेज है, ये सब मिलकर ब्रांड का मूल्य बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके भारत की बात कर लें तो भारत में कुछ कुछ उत्पाद ऐसे हैं जिनको लेकर आपका एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी है, भावनात्मक जुड़ाव भी है या फिर विश्वास भी है। जैसे आपने टाटा नमक के बारे में सुना होगा, टाटा नमक देश का नमक। तो टाटा ब्रांड को लेकर, टाटा समूह को लेकर एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी है ना। इसके अलावा टाटा जो ब्रांड है, तो टाटा ब्रांड केवल नमक में नहीं है, यानी एफएमसीजी सेक्टर में नहीं है, बल्कि कार भी बना रहा है, टाटा टीसीएस कंपनी भी चला रहा है, सॉफ्टवेयर कंपनी भी चला रहा है, और ऐसे बहुत सारे अन्य उसके क्षेत्र हैं जहाँ पर वो डील कर रहा है। तो टाटा जो एक देश का ब्रांड है, स्वदेशी ब्रांड है। तो हम लोग टाटा के साथ एक सामाजिक प्रतिष्ठा के नाते भी जुड़े हुए हैं, एक भावनात्मक जुड़ाव भी है, क्योंकि टाटा ने देश को इतना कुछ दिया है, तो इस नाते हर भारतीय का टाटा के साथ जुड़ाव भी है। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, ये सब चीज़ें टाटा का एक ब्रांड मूल्य बना रही हैं। तो उत्पाद से जुड़ी सामाजिक और भावनात्मक छवियाँ जो होती हैं, ये ब्रांड मूल्य तैयार करती हैं। तो यहां पर सही आंसर होगा सी वाला। 9वां प्रश्न है, विज्ञापन हमारे सामाजिक जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? वे केवल खरीदारी तक सीमित हैं? हम अक्सर लोगों का आकलन उनके द्वारा प्रयुक्त ब्रांडों से करने लगते हैं। वे समाज में पूर्ण समानता लाते हैं, उनका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, जब हम लोग विज्ञापन को देखते हैं तो हम भी उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, हम भी उससे प्रभावित होते हैं। आपने देखा होगा कि आज के दैनिक जीवन में कई बच्चे आप देखते होंगे, अपने नियर बाई के लोग देखते होंगे, कहीं पे वो मार्केट से कोई कपड़े खरीद के लाते हैं तो बड़ा गर्व से बताते हैं कि हम जूडियो से लेकर आए हैं, हम वी मार्ट से लेकर आए हैं। इस तरह से वो ब्रांड नेम बताते हैं कि भाई जो स्टोर है उस स्टोर का नेम या जो ब्रांड है उसका नाम बताते हैं, गर्व से बताते हैं। तो ऐसे में कुछ कुछ लोगों के मन में आने लगता है कि भैया वो अच्छा खासा कमा रहा है, इस वजह से वो महंगे कपड़े या ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, हम लोग कम कमा रहे हैं या हम लोग मिडिल क्लास से भी नीचे लोग हैं तो हम लोग नहीं यूज कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो आकलन है, जो लोग वो ब्रांड यूज कर रहे हैं उससे करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छी खासी इनकम कमा रहा है, तो हमारे मन में आने लगता है कि भैया वो तो ब्रांडेड सामान ही यूज करेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बी वाला, हम अक्सर लोगों का आकलन उनके द्वारा प्रयुक्त ब्रांडों से करने लगते हैं। 10वां प्रश्न है, विज्ञापन उपभोक्ता के आत्म मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे तर्क प्रस्तुत करते हैं, मूल्य घटाते हैं, सामाजिक तुलना स्थापित करते हैं, गुणवत्ता प्रमाणित करते हैं। देखिए, विज्ञापन प्राय उत्पादों को जो सफलता, प्रतिष्ठा, प्रेम, देखभाल या फिर जो हाई जो लाइफस्टाइल है, यानी उच्च जीवन शैली है, इन सब से जोड़ते हैं। और जब उपभोक्ता इन सभी छवियों को देखते हैं तो किसी न किसी छवि के से वो लोग अपने आप को रिलेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक माँ दाल का विज्ञापन देख रही है और दाल के विज्ञापन में कहा गया है कि बच्चों के पोषण के लिए सर्वोत्तम आहार। तो माँ को लगेगा अगर ये वाली कंपनी की दाल या ये वाले ब्रांड की दाल हमने अपने बच्चों को नहीं खिलाई तो हम अपने बच्चे के स्वास्थ्य के साथ, उसके पोषण के साथ अन्याय करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगी, कोशिश करेगी कि बच्चे की
पोषकों में कोई कमी न रह जाए, उसके पोषण में कोई कमी न रह जाए, वो दाल उसे खिलाने का प्रयास करेगी। तो कहीं ना कहीं जो विज्ञापन है ये उपभोक्ता के आत्म मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे सामाजिक तुलना स्थापित करते हैं। 11वां प्रश्न है, विज्ञापन बार बार दिखाए जाते हैं ताकि लागत कम हो, सरकारी नियम पूरे हों, प्रतिस्पर्धा समाप्त हो, उपभोक्ता के अवचेतन में स्थान बना सकें। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो आपके मन है, सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं, चेतन, अचेतन और अवचेतन। अवचेतन हमारा वो भाग है जिसमें हमारी मेमोरी का अधिकांश पार्ट जो है अवचेतन में चला जाता है। जो लोग हम लोग दैनिक जीवन में जो कुछ देखते हैं, करते हैं, उनमें से मैं बहुत कम पार्ट ही में याद रह पाता है। अधिकांश पार्ट हमारा अवचेतन मन में चला जाता है, और जब भी वो चीज़ें हमारे सामने दोबारा आती हैं, रिपीट होती है, तो एकदम से याद आ जाता है, हाँ हमने ये देखा था। जब हम विज्ञापन बार बार देखते हैं तो हमारे अवचेतन मन में वो चीज़ एक छवि बना लेती है, और हम दिन रात जब उसको लगातार देखते हैं तो हमें लगने लगता है कि भाई वो चीज़ सही होगी, क्यों ना हमें भी ट्राई करनी चाहिए। तो ये विज्ञापन जो बार बार हम लोग देखते हैं, ये उपभोक्ता के अवचेतन मन में स्थान बना लेते हैं। तो आंसर है यहाँ पर डी वाला। 12वां प्रश्न है, लोकतंत्र में विज्ञापन किस प्रकार असमानता को बढ़ावा देते हैं? सामाजिक असमानता की स्वीकृति, सबको समान अवसर देकर, छोटे व्यापारियों को मुफ्त विज्ञापन देकर, वस्तुओं की कीमतें घटाकर। देखिए, लोकतंत्र में विज्ञापन जो देखे जाते हैं या दिखाए जाते हैं, वहाँ पर उच्च जीवन शैली का वर्णन किया जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो विज्ञापन होते हैं उनमें हाई प्रोफाइल लोग या जो अमीर तबका है उसकी ज़रूरतों को दिखाया जाता है, उसकी जीवन शैली को दिखाया जाता है, और बताया जाता है कि भाई जब ये अमीर व्यक्ति ये इस्तेमाल कर सकते हैं तो आम आदमी को भी इसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उस समाज में असमानता को बढ़ावा देती हैं, यानी यहाँ पर ये सामाजिक असमानता की स्वीकृति प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा जैसे एक फेयर एंड लवली का विज्ञापन आता है तो उसमें शुरुआत में एक गरीब परिवार की मिडिल क्लास लड़की होती है, जब वो उस प्रोडक्ट को यूज करती है तो उसके चेहरे पे ग्लो आता जाता है और वो मॉडल बन जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फेयर एंड लवली का जो विज्ञापन है वो दिखा रहा है कि ये विज्ञापन या ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी रिचनेस में या आपकी जो मॉडलिंग के करियर में 4 चांद लगा देगा, आप अपनी कैरियर में तरक्की कर पाएंगी और आगे जा पाएंगी, इस तरह से वो दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक असमानता को स्वीकृति दे रहा है। वास्तविकता में आप लोग जानते हैं फेयर एंड लवली से कोई गोरा नहीं हुआ है, हमारा जो नेचुरल बॉडी कलर है वही कलर रहता है, आजीवन वही रहता, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर सांवले इंसान को फेयर एंड लवली लगाएं तो वो गोरा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन चूंकि विज्ञापन में इस तरह की छवि दिखाई जाती है कि हमें लगने लगता है कि अगर हम इसे यूज नहीं करेंगे तो हम सांवले रह जाएंगे। और हमारे समाज में आप लोग जानते हैं एक जो बना हुआ है, एक जो रूढ़िवादी धारणा बनी हुई है कि गोरे लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, गोरी लड़की अक्सर शादी के लिए लोग अच्छी मानते हैं, अक्सर ढूंढते हैं कि भाई गोरी लड़की मिल जाए, सांवली से शादी कौन करेगा, काली से शादी कौन करेगा। तो इस वजह से ये विज्ञापन जो है कहीं ना कहीं सामाजिक असमानता की स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए वाला। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन विज्ञापन की मनोवैज्ञानिक प्रकृति को स्पष्ट करता है? यह सूचना का माध्यम है, यह सरकारी नीति है, यह उत्पादन तकनीक है, यह भावनाओं का व्यवसायीकरण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं विज्ञापन का मतलब ही है भावनाओं का व्यवसायीकरण। जैसे कैडबरी डेयरी मिल्क की जो चॉकलेट है, अक्सर हमारे भारतीय त्योहारों पर आप देखते होंगे उसके भावनात्मक विज्ञापन चलाए जाते हैं। दिवाली का त्यौहार हो तो नेबर को खुश करना है, पड़ोसी उदास बैठा है उसको कैडबरी डेयरी मिल्क का डिब्बा ले जाके दे दिया, वो खुश हो गया। रक्षाबंधन का त्यौहार आया, उन्होंने एक विज्ञापन दिखा दिया, बहन उदास बैठी है, भाई आता है और कैडबरी चॉकलेट का डिब्बा दे देता है, वो खुश हो जाती है, रक्षाबंधन हैप्पी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आप विज्ञापन इस तरह के देख रहे हैं ये भावनाओं का व्यवसायीकरण है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला। 14वां प्रश्न है, छोटे उत्पादक विज्ञापन प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनकी गुणवत्ता कम होती है, उनके पास पूंजी की कमी होती है, वे उत्पादन नहीं कर पाते या उपभोक्ता उन्हें पसंद नहीं करते। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो छोटे उत्पादक हैं, लघु कुटीर उद्योग वाले हैं या ऐसे लोग जो कि उत्पादन अपने घरों में ही करते हैं, तो वो बड़े बड़े कंपनियों के सामने या बड़ी बड़ी जो फर्म या प्रतिष्ठान है उनके सामने पिछड़ जाते हैं।
क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज की डिजिटल दुनिया में आज की जो मीडिया हाउसेस हैं वहाँ पर विज्ञापन चलाना या विज्ञापन देना करोड़ों रुपए का बिजनेस है। तो एक छोटा टर्नओवर वाला या छोटी पूंजी वाला जो उत्पादक है वो विज्ञापन नहीं कर पाता है, तो उसका उत्पाद जो है बड़े लेवल पर भी नहीं जा पाता है। तो यहाँ पर ये पिछड़ने का रीजन है क्योंकि उनके पास पूंजी की कमी होती है। तो सही आंसर है बी वाला। 15वां प्रश्न है, जो लोग महंगे ब्रांडेड उत्पाद नहीं खरीद पाते उन पर विज्ञापनों का क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है? वे खुश होते हैं कि पैसे बच गए, वे विज्ञापनों को देखना बंद कर देते हैं, उन्हें महसूस हो सकता है कि वे अपनों का ख्याल सही से नहीं रख पा रहे हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। देखिए, जो लोग महंगे ब्रांडेड उत्पाद नहीं खरीद पाते हैं तो उनके मन में एक हीन भावना या अपराध बोध विकसित होने लगता है। उनके मन में आने लगता है कि वो अपनों का ख्याल सही से नहीं रख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 16वां प्रश्न है, विज्ञापनों में अक्सर धनी और प्रसिद्ध लोगों को ही क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि गरीबों के पास समय नहीं होता, ताकि एक आकर्षक जीवन शैली की छवि बनाकर उत्पाद बेचा जा सके, क्योंकि केवल धनी लोग ही सामान खरीदते हैं, क्योंकि वे ही विज्ञापन बना सकते हैं। अक्सर विज्ञापनों में धनी और प्रसिद्ध लोगों की जो जीवन शैली है, यानी उच्च स्तरीय जो जीवन शैली है वो दिखाई जाती है, ताकि एक आकर्षक जीवन शैली दिखाकर लोग उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित हो सकें। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 17वां प्रश्न है, विज्ञापन समानता के विरुद्ध कैसे काम करते हैं? वे सभी वर्गों को समान दिखाते हैं, वे समाज सेवा पर जोर देते हैं, वे सरकारी नीतियों का प्रचार करते हैं, वे गरीबों की समस्याओं और उनके जीवन को विज्ञापनों में जगह नहीं देते। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विज्ञापनों में अक्सर उच्च वर्गीय लोग या फिर जो उच्च जीवन शैली वाले लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल को दिखाया जाता है। कभी आपने देखा है गरीबों के ऊपर कोई विज्ञापन बना हो? कभी भी नहीं देखा होगा। जितने भी महंगे ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उन सब का विज्ञापन जो है उसमें अमीरों वाली लाइफस्टाइल दिखाई जाती है या फिर उच्च वर्गीय जीवन की लाइफस्टाइल दिखाई जाती है। तो यहाँ पर जो विज्ञापन है ये समानता के विरुद्ध ऐसे काम करते हैं कि इसमें गरीबों की जो समस्याएं हैं या गरीबों की जो जीवन शैली है उसको जगह नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 18वां प्रश्न है, विज्ञापनों के संबंध में न्याय संगत समाज की चुनौती क्या है? उत्पादों की अधिक बिक्री, विज्ञापनों द्वारा पैदा की गई हीन भावना, नए ब्रांड बनाना या टीवी की संख्या बढ़ाना। देखिए, न्याय संगत समाज का मतलब है कि विज्ञापन सभी की जरूरतों को पूरा करे। समाज में हर तबका मौजूद है, जैसे अमीर हो, गरीब हो, मध्यवर्गीय हो, हर तबका मौजूद है। तो न्याय संगत समाज तभी बनेगा जब विज्ञापन में सर्वसाधारण की जीवन शैली का वर्णन किया जाए, सभी को लेकर चला जाए। केवल अमीरों की जीवन शैली दिखाने से काम नहीं चलेगा, सभी को यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा। जैसे टाटा नमक की बात करें तो टाटा नमक के विज्ञापन में आपने देखा होगा तो देश का नमक है ना, तो उन्होंने इसको देश के साथ जोड़ दिया है। तो देश का मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी आबादी, चाहे आप गरीब हैं, अमीर हैं, किसी भी वर्ग में क्यों ना आते हो, बिजनेसमैन हैं या प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट, कोई भी क्यों ना हो, आप देश के सहयोग में योगदान दे रहे हैं, है ना। तो विज्ञापन ऐसे होने चाहिए और समाज को जोड़ें, ना कि समाज में पृथकीकरण करें। तो यहाँ पर न्याय संगत समाज की जो चुनौती है वो है विज्ञापनों के द्वारा पैदा की गई हीन भावना। यानी जब हम विज्ञापनों को देखकर उन उत्पादों को ले नहीं पाते हैं, खरीद नहीं पाते हैं, तो हमारे अंदर एक हीन भावना पनपने लगती है। तो ये न्याय संगत समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 19वां प्रश्न है, क्रिकेट खिलाड़ियों और अभिनेताओं को विज्ञापनों में लेने का मुख्य कारण क्या है? वे खेल और कला को बढ़ावा देते हैं, वे बिना पैसे के काम करते हैं, उपभोक्ता अपने नायक के सुझाव पर भरोसा करते हैं, उनके पास अन्य कोई काम नहीं है। देखिए, अक्सर विज्ञापनों में जो बड़े बड़े कंपनियां हैं या बड़े बड़े ब्रांड हैं उनके प्रोडक्ट का विज्ञापन अक्सर क्रिकेट के खिलाड़ी, अभिनेता या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति करते हैं, सेलिब्रिटी वगैरह करते हैं। ऐसा करने के पीछे रीजन ये होता है कि लोगों को अपने जो भी नायक हैं, जैसे आप विराट कोहली आपका फेवरेट हो, या हो सकता है किसी व्यक्ति का फेवरेट जो है शाहरुख खान है, सलमान खान है, अक्षय कुमार है, तो आपको लगता है कि हमारे जो नायक हैं अगर ये उत्पाद के बारे में सुझाव दे रहे हैं तो सही ही होगा, इन्होंने भी इसको यूज किया होगा तभी तो इसका विज्ञापन कर रहे हैं। आपके मन में इस तरह की छवियां बनने लगती हैं और आप जब इन अभिनेताओं को, सेलिब्रिटी को विज्ञापन करते देखते हैं
चूंकि आप इनसे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, तो आपके मन में भी ख्याल आता है कि विराट कोहली इतना बड़ा क्रिकेटर है, वो विज्ञापन कर रहा है, तो विराट कोहली जब कर रहा है तो इसमें कुछ तो बात होगी। तो आप ऐसे करके उस प्रोडक्ट को लेते हैं, खरीद कर लाते हैं। तो यहाँ पर उपभोक्ता जो है अपने नायक के सुझाव पर भरोसा करते हैं। तो सही आंसर है सी। 20वां प्रश्न है, कथन विज्ञापन केवल उत्पाद बेचने का जरिया नहीं है, बल्कि ये सामाजिक मूल्य भी निर्मित करते हैं। कारण, विज्ञापन हमें बताते हैं कि हमें अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे करनी चाहिए और एक सफल जीवन का क्या अर्थ है। आपको यहाँ पर नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज की दुनिया में विज्ञापन केवल उत्पाद बेचने का जरिया नहीं है, बल्कि ये सामाजिक मूल्य भी निर्मित कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, अक्सर विज्ञापनों के साथ प्रेम, निष्ठा या देशभक्ति, साहस, ठीक है, या फिर आपके स्वास्थ्य जैसे मूल्य उसमें जोड़ दिए जाते हैं। तो एक तरह से आपके मन में ये छवि बन जाती है, अगर हम ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको इससे ये लाभ मिलेगा। जैसे टॉप टेस्ट डाल, बेस्ट टेस्ट डाल। तो टॉप टेस्ट डाल में आपने पढ़ा है कि वहाँ पर अतिथि सत्कार की बात हो रही है। बेस्ट टेस्ट डाल में जो है बच्चों के पोषण की बात हो रही है, पोषक तत्वों की बात हो रही है। ऐसे ही आपने बॉर्नवीटा का विज्ञापन देखा होगा, वहाँ पे अक्सर उनकी टैगलाइन आती है तैयारी जीत की। तो आपको लगता है कि भाई बच्चों को बॉर्नवीटा देना अनिवार्य है, अगर बॉर्नवीटा उन्हें नहीं पिलाएंगे तो उनका जो विकास है, शारीरिक विकास है, वो अवरुद्ध हो जाएगा, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं विज्ञापन जो है केवल उत्पाद नहीं बेच रहे हैं, बल्कि अपने एक सामाजिक मूल्य भी बना रहे हैं, निर्मित कर रहे हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। तो विज्ञापन हमें बताते हैं कि हमें अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे करनी है और सफल जीवन का क्या अर्थ है। क्योंकि ये सामाजिक मूल्य बना रहे हैं, तो सामाजिक मूल्य के जरिए हमें ये भी बता रहे हैं कि प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे करनी है और सफल जीवन का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर है आपका ए वाला। 21वां प्रश्न है, ब्रांडिंग की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रांडिंग का प्राथमिक उद्देश्य उत्पाद की गुणवत्ता की कानूनी गारंटी देना है। ब्रांडिंग उत्पाद को बाजार में उपलब्ध अन्य समान उत्पादों से अलग पहचान दिलाती है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, ब्रांडिंग का मतलब आप लोग जानते हैं कि किसी उत्पाद पर अपनी मोहर या अपना चिन्ह लगाकर उसको पैकेट में बंद करके मार्केट में चलाना, ये ब्रांडिंग कहलाता है। अब ब्रांडिंग में आपने कोई ब्रांड बना लिया, अपना उत्पाद लॉन्च कर दिया, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन के जरिए अपने उत्पाद को लेकर तमाम तरह के वादे करते हैं कि हमारा जो ब्रांडेड ये वाला उत्पाद है, इसमें ये गुणवत्ताएं हैं, ये चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, जो कि इसे बाजार में उपलब्ध अन्य उत्पादों से बेहतर बनाती हैं। ब्रांडिंग में कहीं भी गुणवत्ता की कानूनी गारंटी नहीं होती है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर ब्रांड झूठे और भ्रामक विज्ञापनों का सहारा लेते हैं कि कैसे भी मार्केट में उनके उत्पाद की खपत बढ़ जाए। हाल के दिनों में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। देखिए, मेरा किसी भी कंपनी को लेकर या किसी व्यक्ति से कोई पर्सनल दुश्मनी या इंटेंशन नहीं है। 1 साल पहले, करीब 1 या 1.5 साल पहले, पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर फटकार भी लगाई थी। पतंजलि की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया था और वो विज्ञापन न्यूज़पेपर में था, न्यूज़पेपर के पहले पेज पर था। उसमें पतंजलि ने कुछ दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयों का जिक्र किया था और उसमें एक चुनौती ये दी गई थी कि जो आजकल के जो MBBS या MD डॉक्टर हैं, वो इस दवाई के आगे बेकार हैं, यानी कि उनके पास भी इलाज नहीं है, केवल इस आयुर्वेदिक दवाई से ही इलाज है। तो इस बात को लेकर जो डॉक्टरों का संगठन है, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और उस पर सुनवाई भी हुई। और बाद में जब पतंजलि से पूछा गया, स्पष्टीकरण देने के लिए पूछा गया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके पास कोई ऐसा रिजल्ट या उनके पास कोई ऐसी रिसर्च नहीं थी जो प्रूव करती हो। तो कहीं ना कहीं उस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार भी लगाई कि आप इस तरह के भ्रामक दावे नहीं कर सकते हैं, यानी अपना उत्पाद बेचने के लिए किसी दूसरी संस्था को या किसी दूसरे व्यक्ति को आप डिफेम नहीं कर सकते हैं। इस तरह की फटकार भी लगाई थी। तो कहीं ना कहीं जो ब्रांडिंग है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, उत्पाद को बेचना, उत्पाद की खपत बढ़ाना, ना कि इसका कानूनी गारंटी देना कि इसमें अच्छी खासी गुणवत्ता है। इसकी कोई कानूनी गारंटी नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। ब्रांडिंग जो है उत्पाद को बाजार में जो अन्य उपलब्ध उत्पाद हैं उनसे अलग पहचान दिलाती है। देखिए, यहाँ पर सेकंड वाला सही है, तो आंसर है आपका बी, केवल दूसरा। 22वां प्रश्न है, विज्ञापन लोकतंत्र की समानता की धारणा को किस प्रकार चुनौती देते हैं। वे महंगी पैकेजिंग को गुणवत्ता का मानक मानकर छोटे उत्पादों को बाहर कर देते हैं। वे केवल सरकारी सूचनाओं को प्रसारित करते हैं। वे नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करते हैं। वे स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देते हैं।
देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विज्ञापन जो है अक्सर ब्रांडेड जो वस्तुएं हैं उनका प्रचार करते हैं। तो विज्ञापन जब पैकेट बंद, महंगे और ब्रांडेड उत्पादों को बेहतर या उच्च गुणवत्ता का प्रतीक बना देते हैं, तो ऐसे में जो छोटे और स्थानीय उत्पादक हैं ये प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को बड़े मार्केट में जगह नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला, यानी वे महंगी पैकेजिंग को गुणवत्ता का मानक मानकर छोटे उत्पादकों को बाहर कर देते हैं। 23वां प्रश्न है, विज्ञापनों में भावनात्मक अपील का उपयोग करने का मुख्य जोखिम क्या है? यह उत्पाद की कीमत कम कर देता है, इससे विज्ञापन बनाना सस्ता हो जाता है, यह केवल बच्चों को प्रभावित करता है, यह उपभोक्ता को उत्पाद की तकनीकी कमियों को नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित कर सकता है। देखिए, जब किसी विज्ञापन में भावनात्मक अपील की जाती है तो हम लोग उसके अंदर जो तकनीकी कमियां हैं, तकनीकी कमी से मतलब उसकी जो वैल्यू है, उसके जो इंग्रेडिएंट हैं, इनके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। जैसे मैगी को लेकर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं तमाम रिसर्च जो हुई है, तमाम लैब की रिपोर्ट जो आई हैं, उनमें बताया गया है कि मैगी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है बल्कि हानिकारक है। लेकिन मैगी के साथ हमारे बहुत सारे इमोशंस जोड़ दिए गए हैं। बचपन से आपने मैगी खाई है, बचपन से आपने मैगी का ऐड देखा है कि 2 मिनट बस मैगी तैयार, इस तरह के ऐड आपने देखे हैं। ऐसे बहुत सारे उत्पाद हैं जिनको लेकर आपने बचपन से उन्हें देखते आ रहे हैं। जैसे फ्रूटी को लेकर है, फ्रूटी भी आप जानते हैं पूरी तरह से मतलब मैंगो का जूस नहीं होता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। मैंगो तो नाम मात्र का होता है, बाद बाकी शुगर सिरप ही होता है वो, फिर भी हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं, हमें लगता है कि वास्तव में यही रियल मैंगो है। ऐसे बहुत सारे आप विज्ञापन आप देखते हैं। तो जब किसी विज्ञापन में भावनात्मक अपील की जाती है तो आपके उसमें जो गुणवत्ता में जो कमी होती है, उसके अंदर जो तकनीकी कमियां हैं, गुणवत्ता की जो कमियां होती हैं, उनको आप इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, यह उपभोक्ता को उत्पाद की तकनीकी कमियों को नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो आंसर है आपका डी वाला। 24वां प्रश्न है, कथन ए, ब्रांडेड उत्पादों को या उत्पादों का उपभोग करने से लोग अक्सर अपने और दूसरों के बारे में अलग तरह से सोचने लगते हैं। कारण, ब्रांडेड उत्पाद व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और पहचान के साथ जुड़ जाते हैं। देखिए, आपने देखा होगा अक्सर जो लोग ब्रांडेड उत्पादों को इस्तेमाल करते हैं तो वो दूसरों का उपहास उड़ाते हैं और अपने आप को एक विशिष्ट वर्ग में रखने लगते हैं कि भाई हम तो एक एलिट क्लास वाले हैं, उच्च वर्गीय समाज वाले लोग हैं। इस तरह से वो दर्शाते हैं, जताते हैं। अगर आपके नियर बाई ऐसे लोग होंगे तो आपने देखा होगा, उनको आदत होती है बताने की भाई हमारा फ़ोन इतने का है, इस कंपनी का है ना, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, बिना वजह वो बताते रहते हैं। कोई कपड़ा खरीद के लाएं उसके बारे में बताएंगे, कार खरीद के लाएं कार के बारे में बताएंगे, हर चीज़ के बारे में वो ब्रांड चिल्लाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम देखो समाज में हमारी जो वैल्यू है वो अलग है, नहीं हम ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम भी ब्रांडेड हो गए, इस तरह से वो दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला सही है कि ब्रांडेड उत्पादों का उपभोग करने से लोग अक्सर अपने और दूसरों के बारे में अलग तरह से सोचने लगते हैं और ब्रांडेड उत्पाद जो है व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और पहचान के साथ जुड़ जाते हैं। सामाजिक स्थिति का स्टेट सिंबल बन जाते हैं और उसकी आइडेंटिटी के साथ भी जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ए वाला। 25वां प्रश्न है, विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च करने का अंतिम बोझ किस पर पड़ता है? कंपनी के मालिक पर, सरकार पर, उपभोक्ता पर या विज्ञापन बनाने वाली एजेंसी पर? तो अक्सर आप लोग जानते हैं विज्ञापन पर जब करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है तो उसका बोझ किस पर पड़ेगा? अंततः ग्राहकों पर ही पड़ेगा, यानी जो उसको परचेज करेंगे, जो उपभोक्ता उसको उपभोग करेंगे उन्हीं पे पड़ेगा, उनसे ही वो कीमत वसूली जाएगी। तो ये खर्च पड़ता है ग्राहकों पर या उपभोक्ताओं पर। तो आंसर है आपका सी वाला। 26वां प्रश्न है, लोकतंत्र में विज्ञापनों की आलोचनात्मक समझ क्यों आवश्यक है? परीक्षा पास करने के लिए, ताकि नागरिक विज्ञापन के बहकावे में ना आकर जागरूक आर्थिक और सामाजिक निर्णय ले सकें, विज्ञापन कंपनियों को बंद करने के लिए, अपनी खुद की विज्ञापन एजेंसी खोलने के लिए। विज्ञापनों की आलोचनात्मक समझ का मतलब है कि नागरिक जो है किसी भी विज्ञापन के बहकावे में ना आए और जागरूक आर्थिक और सामाजिक निर्णय लें। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 27वां प्रश्न है, विज्ञापन हमारी निजी भावनाओं को पुकारता है। यहां पुकारने का अर्थ है भावनाओं को लक्ष्य बनाना, व्यक्तित्व में परिवर्तन, भावनाओं को नष्ट करना, भावनाओं का सम्मान करना। देखिए, पुकारने का मतलब है कि यहाँ पर जो हमारी निजी भावनाएं हैं जैसे कि प्रेम, सुरक्षा, प्रतिष्ठा या फिर जो पोषण से संबंधित हमारी माँ की जो
टेंशन है या चिंता है उसको यहाँ पर उजागर करना, उसको टारगेट करना। तो यहाँ पर भावनाओं को मैं पुकारने का मतलब ये है भावनाओं को लक्ष्य बनाना, है ना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 28वां प्रश्न है, विज्ञापन किस प्रकार जीवन शैली के मानक तय करते हैं? वे केवल पुराने समय की बातें बताते हैं, वे दिखाते हैं कि सफल होने के लिए किन वस्तुओं का होना अनिवार्य है, वे खेती के लिए नए तरीके सिखाते हैं, वे केवल स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं। देखिए, जीवन शैली के मानक का मतलब ये है कि विज्ञापनों में हमेशा उच्च जीवन शैली के बारे में दिखाया जाता है, अच्छी खासी लग्जरी लाइफ के बारे में उसमें बताया जाता है। तो यहाँ पर अक्सर विज्ञापन ये दिखाते हैं कि सफल होने के लिए किन वस्तुओं का होना अनिवार्य है। अगर आप जैसे बॉर्नवीटा का एग्जाम्पल ले लें तो वहाँ की टैगलाइन है तैयारी जीत की। जैसे अगर बच्चे को स्कूल में फर्स्ट आना है या क्लास में सबसे आगे रहना है, चाहे खेल में आगे रहना हो चाहे पढ़ाई में आगे रहना हो, तो उसको बॉर्नवीटा पीना ही पड़ेगा, है ना। इस तरह का विज्ञापन बॉर्नवीटा वाले करते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बॉर्नवीटा कंपनी ने एक, या बॉर्नवीटा जो ब्रांड है उसने एक मानक तय कर दिया है कि अगर आपको सफल होना है तो हमारा उत्पाद बॉर्नवीटा इस्तेमाल करना ही होगा, तभी आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकेगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 29वां प्रश्न है, टॉप टेस्ट दाल और बेस्ट टेस्ट दाल के उदाहरण से क्या सिद्ध होता है? दालें केवल 2 प्रकार की होती हैं, दालें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, कंपनियों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, ब्रांडिंग के बाद भी विज्ञापनों के माध्यम से निरंतर विशिष्टता साबित करनी पड़ती है। देखिए, हकीकत बात यह है कि ब्रांडिंग के बाद यानी अपना अपना ब्रांड बना लेने के बाद भी हर किसी ब्रांड को विज्ञापन के माध्यम से अपनी जो विशिष्ट वैल्यू है वो बतानी पड़ती है, अपनी ये विशिष्टता जतानी पड़ती है, वो साबित करनी पड़ती है। जैसे टॉप टेस्ट दाल में अतिथि सत्कार की बात हो रही है, यानी गेस्ट के बारे में बात हो रही है। बेस्ट टेस्ट दाल में बच्चों के पोषण के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों ही जो विज्ञापन है ये अपनी अपनी विशिष्टता को साबित करने में लगे पड़े हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है डी वाला। 30वां प्रश्न है, विज्ञापन लोकतंत्र में किस सिद्धांत को चुनौती देते हैं? स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, समानता, संघवाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विज्ञापन लोकतंत्र में समानता की जो धारणा है या समानता का जो सिद्धांत है इसको चुनौती देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी विज्ञापन आते हैं उसमें अमीरों वाली लाइफस्टाइल दिखाई जाती है, ना तो गरीबों के बारे में जिक्र होता है ना ही मध्य वर्ग के बारे में। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला, यानी समानता को चुनौती देते हैं। 31वां प्रश्न है, विज्ञापनों के कारण होने वाली ब्रांड प्रतियोगिता का बाजार पर क्या असर पड़ता है? कीमतें हमेशा कम होती हैं, विज्ञापन खर्च बढ़ने से उत्पादों की कीमतें बढ़ जाती हैं, उत्पादन बंद हो जाता है, बाजार में केवल एक ही कंपनी बचती है। देखिए, ब्रांड प्रतियोगिता का बाजार पर असर ये पड़ता है कि जो बड़े बड़े ब्रांड हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो अपना विज्ञापन दे पाती हैं, जबकि जो अन्य छोटे छोटे उत्पादक हैं वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे में जब विज्ञापन खर्च भी बढ़ जाता है तो यहाँ पर उत्पादों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 32वां प्रश्न है, विज्ञापनों में गरीबों के चेहरे नहीं दिखाए जाते, इस कथन का निहितार्थ है? विज्ञापनों में केवल सुंदरता होनी चाहिए, गरीब लोग फोटो खिंचवाना पसंद नहीं करते, यह विज्ञापन बनाने की कानूनी शर्त है, विज्ञापन समाज के एक बड़े हिस्से के जीवन को अदृश्य और कम महत्वपूर्ण बना देते हैं। तो यहाँ सही बात यह है कि विज्ञापन जो है समाज के एक बड़े हिस्से के जीवन को अदृश्य और कम महत्वपूर्ण बना देते हैं। यही कारण है कि हम विज्ञापनों में गरीबों के चेहरों को नहीं देखते हैं। तो सही आंसर है आपका डी वाला। 33वां प्रश्न है, विज्ञापनों में नायकों का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? भय, अनुकरण, घृणा या उदासीनता। नायक का मतलब जो सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं या एक्टर एक्ट्रेस हैं, इनकी बात हो रही है। तो ये जो है अनुकरण को बढ़ावा देते हैं, इमिटेशन जिसको कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा विराट कोहली या सनी देओल किसी का प्रचार कर रहे हैं किसी ब्रांड का, तो आपको भी लगने लगता है कि भाई विराट कोहली अगर ये इस्तेमाल कर रहा है तो हमें भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप उसी को इमिटेट करने लगते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं, अनुकरण करने लगते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 34वां प्रश्न है, पैकिंग की सुंदरता का गुणवत्ता से कोई सीधा संबंध नहीं है, इस कथन का उपभोक्तावाद में क्या अर्थ है? उपभोक्ता को बाहरी दिखावे के बजाय उत्पाद की सामग्री पर ध्यान देना चाहिए, सुंदर पैकेट वाली चीज हमेशा खराब होती है, सरकार को पैकिंग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, पैकिंग केवल सुरक्षा के लिए होती है।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर पैकिंग वाली चीज़ अच्छी नहीं होती है। कई ऐसे उत्पाद हैं जहाँ पर पैक कर देने के बाद आपको उसके भीतर क्या है उसके बारे में पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे में आप लोग सोचते हैं कि इससे बढ़िया खुले हुए लेकर आते, मार्केट से लेकर आते। जैसे कि फलों की बात की जाए तो आपने देखा वो कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो फलों को पैक करके भी बेच रहे हैं, लेकिन चूंकि हम लोग भारतीय हैं तो हमें पता है कि फलों की जो पैकिंग आती है उसमें कुछ ना कुछ फल खराब भी निकल सकते हैं, सड़े हुए निकल सकते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, ओपन मार्केट से खरीदते हैं जहाँ पर आप अपने हाथ से चुन के लाते हैं, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर है ए वाला है। उपभोक्तावाद में अर्थ मतलब ये है उपभोक्ता को बाहरी दिखावे के बजाय उत्पाद की सामग्री पर ध्यान देना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर है यहाँ पर ए वाला। 35वां प्रश्न है, छोटे व्यवसायी जैसे अचार या पापड़ बनाने वाले ब्रांडेड उत्पादों से प्रतिस्पर्धा में क्यों पिछड़ जाते हैं? उनके पास गुणवत्ता नहीं होती, वे अपनी चीज़ें बेचना नहीं चाहते, वे अपने उत्पाद को फैशनेबल या आधुनिक दिखाने के लिए विज्ञापन नहीं दे पाते, या सरकार उन पर प्रतिबंध लगाती है। देखिए, विज्ञापनों की दौड़ में अक्सर जो छोटे व्यवसायी हैं, जैसे कि जो लघु कुटीर उद्योग वाले व्यवसायी हैं, अचार बनाने वाले, पापड़ बनाने वाले, ये ब्रांडेड उत्पादों की प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। क्योंकि जो नेशनल स्तर की मीडिया है या राष्ट्रीय जो मीडिया है, वहाँ पर विज्ञापन देना आसान नहीं है। वहाँ के विज्ञापनों के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, जो कि इन छोटे व्यवसायियों के पास होते नहीं हैं। ऐसे में ये लोग अपने आसपास के जो बाजार हैं उनमें अपना प्रोडक्ट खपाने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है। तो बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होने की वजह से ये उस लेवल पर अपने उत्पादों की बिक्री नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला, यानी वे अपने उत्पाद को फैशनेबल या आधुनिक दिखाने के लिए विज्ञापन नहीं दे पाते हैं, इसलिए ये पिछड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर है आपका सी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में, हर लेक्चर में अपील करता हूँ कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे आधिकारिक टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, वहाँ पर नोट्स के बारे में जानकारी दी गई है, वहाँ पे संपर्क करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपको नोट्स के साथ साथ इसकी जो अभ्यास प्रश्नों की सीरीज है वो भी नोट्स में मिलेगी, जिससे आपके समय की बचत होगी और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट तैयार कर पाएंगे। तो मेरा प्रयास यही है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाऊं, और आप लोग अगर अपना सक्रिय योगदान यहाँ पर देंगे, आप लोग तत्परता से वीडियो देखेंगे, अपना पूरा सक्रिय योगदान यहाँ देंगे, तो मेरा निरंतर ये प्रयास रहेगा कि आपको इसी तरह से कंटेंट में प्रदान करता रहूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।